हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरे किताब का मैं 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूं। और यह 50 प्रश्न मेरे प्यार बच्चों बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया हुआ है। 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर और अनसॉल्व्ड पेपर देखकर मेरे प्यार बच्चों इस पेपर को मैंने तैयार किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 प्रश्न मैंने तैयार किया हुआ है। इससे बाहर अगर आ जाएगा तो मैं नाम बदल दूंगा अपना और चैनल में पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये गारंटी लेता हूं इस बात का 100% मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि मैंने जो 50 प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा उससे बाहर एक प्रश्न नहीं जा सकता है। इस बात की गारंटी मेरा दावा करता हूं। और इसका पीडीएफ मैं फ्री में देने वाला हूं मेरे प्यार बच्चों। बिल्कुल आप पीडीएफ के लिए घबराइए मत। पीडीएफ कहां से मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो लीजिएगा। वहां यहां से सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वहां पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो पर मेरे प्यारों से इतना सुंदर वीडियो मैंने बनाया है, 5000 टारगेट लाइक का रखा है। आई होप आप जरूर से जरूर इसको पूरा करा दोगे, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने 2 घंटे लग गए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे प्यारों चो। 2 घंटे इस वीडियो को मैंने बनाया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, एक एक वर्ड को समझाया है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना मेरे प्यारों चो। चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना बढ़िया कंटेंट कोई नहीं दे सकता आपको। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। पूछा है, वैद्युशीलता का मात्रक है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी दुनिया के कोई भी टीचर से आप पूछ लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युशीलता का मात्रक है, यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम, कि ऑप्शन डी है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। मेरे प्यार बच्चों, रट्टा नहीं मरवाऊंगा, रट्टा नहीं मरवाना हूं कि इसका सी सही है इसका ए सही है, ऐसा नहीं करने वाला हूं। कंसेप्ट वाइज में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए कि ताकि आप भूल भी जाओगे तो आपको फार्मूले के हिसाब से आप इसको निकाल दोगे। कूलाम के नियम से हम वैद्युशीलता का मात्रक निकाल के दिखाने वाले हैं। वैद्युशीलता को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यार बच्चों एप्सिलॉन नॉट। कूलाम के नियम से मैं आप लोगों को वैद्युशीलता का मात्रक निकाल के दिखाने वाला हूं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों हम लोग लिखेंगे कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो यहां लिखेंगे हम कूलाम के नियम से। कभी कभी प्रश्न दे भी देता है कि कूलाम के नियम से वैद्युशीलता का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो कूलाम के नियम से हम निकालने वाले हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में V1 इंटू V2 और बटे में होता है मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर। हर एक बच्चे को याद होगा, यह है कूलाम का नियम। और इस नियम से मैं वैद्युशीलता का मात्रक करना है। वैद्युशीलता का मतलब इस एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को एफ की जगह भेज दूंगा, एफ की जगह यहां इसको भेज दो, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहां तो बच जाएगा 1/4 पाई। ठीक है, इसे कोष्टक में कर दो। मैंने इसे कोष्टक में कर दिया। और इंटू में इधर बच गया आपका V1 इंटू V2। ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंटू में यह जो एफ यहाँ पे है, यह एफ इधर आएगा तो इसमें गुणा में हो जाएगा। तो इस एफ को मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया। किसी बच्चे को दिक्कत बताइए? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। इतना आराम आराम से एक एक स्टेप में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब मेरे प्यारों को ध्यान दीजिए, यहां से एप्सिलॉन नॉट निकालना है। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? हमें निकालना है मेरे प्यारों मात्रक। मात्रक निकालते समय ये जो 1/4 पाई है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक। इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है इसकी Q1 इंटू Q2। Q1 क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये तो कूलाम हो गया। और गुणे में ये Q2, ये भी तो आवेश है, तो इसका भी मात्रक सेम वही होगा कूलाम। तो इसका भी मात्रक कूलाम हो गया और उसका भी मात्रक कूलाम हो गया। तो कूलाम गुणे कूलाम। और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? देखिए, यह बल है और बल का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और गुणे यह आर। आर मतलब दूरी कहिए या उसको त्रिज्या कहिए। ठीक है, तो दूरी को हमेशा मीटर में नापते हैं। तो आर का मात्रक, जो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मतलब वैद्युशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम गुणे कूलाम। कूलाम गुणे कूलाम का मतलब कूलाम स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम गुणे कूलाम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कूलाम स्क्वायर। और बटे में प्रति, यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूटन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप न्यूटन। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वैद्युशीलता का मात्रक। तो हम लोग ऐसे भी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर
कूलाम स्क्वायर, कूलाम मतलब सी स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहीं है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला ऑप्शन देखिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना बेहतरीन कोई नहीं समझा सकता, मैं चाहता मेरे प्यार बच्चों तो आपको सिर्फ पढ़कर वैद्युशीलता का मात्र पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे। मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम में भूल गए या ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे उठा के देख देगा, तब तो भाई रट्टा वहां पे काम नहीं काम करेगा, तो वहां पे कंसेप्ट काम करेगा। तो अगर कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा तो कूलाम के नियम से बिल्कुल इस मात्रा को तुरंत निकाल दोगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाओगे, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के आपसे पूछे। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? वीडियो को जरूर लाइक कर देना, 5000 टारगेट का लाइक मैंने रखा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए इसी प्रकार हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है एक केवन पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। तो दो आवेश बिंदु, यहाँ पे दो बिंदु आवेश है, केवन पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है और उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो है एफ है। यदि माध्यम का पैरावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, K1 था उसको अगर मैं K2 कर दूंगा तब उनके बीच कितना स्थिर वैद्युत बल होगा। मेरे प्यारे बच्चों K1 जब पैरावैद्युतांक बल था तो वहां पे वैद्युत बल F लग रहा था। अब K1 की जगह मैं K2 पैरावैद्युतांक कर दूं तो उस समय उनके बीच कितना स्थिर वैद्युत बल लगेगा ये पूछा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, मैंने कहा कि रट्टा नहीं मरवाना है, मुझे कंसेप्ट को समझाना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, ऑप्शन तो ऑटोमेटिक खुद ही मिल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग K1 के लिए निकालेंगे कि K1 पैरावैद्युतांक के लिए F बराबर, तो K1 पैरावैद्युतांक बल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बल। ठीक है, तो वहां पे F बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, और F का फॉर्मूला सबको मालूम है, कूलाम का नियम। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसे हम लोग नाम देंगे समीकरण नंबर पहला। तो K1 पैरावैद्युतांक के लिए F का वैल्यू तो यह हो गया। इसी तरह मेरे प्यारों हम लोग K2 के निकालेंगे, क्योंकि K1 को चेंज करके क्या कर दिया उसने, K2 कर दिया है। जब K2 हो जाएगा तो K2 के लिए हम लोग स्थित वैद्युत बल हम निकालेंगे F बराबर, तो F, इसको F नाम रखा है तो इसे आपने F डैश रख दीजिए नाम, क्या दिक्कत है। K1 के लिए अगर आपने F रखा है तो K2 की जगह आप F डैश रख सकते हैं, तो फार्मूला में तो चेंज कुछ होगा नहीं, वही फार्मूला रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज और मैं आपको बताता चलूंगा कि वहां पे K1 था ना, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे K1 आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे K1 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह F डैश K2 के लिए निकाल रहे हो तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों K2, क्योंकि यहाँ K1 के लिए निकाल रहे थे तो K1 यहाँ लिख रहे थे, यहाँ पे K2 के लिए निकाल रहे थे K2 लिखोगे, और गुणे में हो जाएगा यहाँ पे Q1 इंटू Q2 और बटे में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक बताइए। K1 के लिए F का वैल्यू यह हो गया समीकरण नंबर पहला, K2 के लिए F डैश का वैल्यू यह हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाग देंगे। तो समीकरण 1 में जब समीकरण 2 का भाग दोगे, मतलब F में जब आप F डैश का भाग दोगे तो क्या होगा, तो वैल्यू रखना पड़ेगा। तो F का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों, F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 और गुणे में है Q1 इंटू Q2 अब बटे में आर स्क्वायर, और फिर पूरे के पूरे बटे में आप F डैश का वैल्यू रख लीजिए, और F डैश का वैल्यू भी वही आपका ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे Q1 इंटू Q2 अब बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो कटता है उसको कटा दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहाँ से Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर से Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है। तो बचा क्या, तो यहाँ बचा F बटे F डैश बराबर, बच गया क्या, यहाँ पे 1/K1 बच गया, 1/K1 और बटे में नीचे क्या बच गया, 1/K2 बच गया। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा F
बटे एफ डैश बराबर, यह जो K2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यह जो K2 है कहाँ पे चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर। तो K2 हो गया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तिर्यक की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो तिर्यक की मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश का गुणा K2 में करोगे तो हो जाएगा एफ डैश इंटू K2, और बराबर में इसका गुणा करोगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका K1 इंटू एफ हो जाएगा, इसका गुणा करोगे। हमें वैल्यू किसका चाहिए, एफ डैश का, हमें वैल्यू तो एफ डैश का चाहिए। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा K1, ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, तो K1 बटे K2 इंटू एफ, यह एफ डैश का वैल्यू आ गया। सिंपल है। चलिए देखिए ऑप्शन में दिया है K1 बटे K2 इंटू एफ, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे K1 बटे K2 इंटू एफ मतलब सी वाला ऑप्शन, K1 बटे K2 इंटू एफ, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चों को डाउट नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मेरे प्यारे बच्चों बताया हूं। मैं चाहता तो आप लोगों को इतना समय नहीं लेता, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता डायरेक्ट आंसर बताता, लेकिन उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए ऑप्शन चेंज कर देगा तब क्या करोगे, तो इसके लिए जब आप कंसेप्ट पढ़े रहोगे तो तुरंत अपने से निकाल कर इसका आंसर कहीं भी किसी तरह घुमाएगा तुरंत आंसर दे पाओगे। तो क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी डिटेल में मैंने समझा दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मैं। बोला है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत द्विध्रुव N स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो एक बंद, सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ पे अगर हम उसके केंद्र पे आवेश की गणना करें, तो किसी भी बंद पृष्ठ पे जब उसके केंद्र पे आवेश की गणना करते हैं तो आवेश का वैल्यू हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। जब आवेश की वैल्यू हमेशा मेरे प्यारे बच्चों शून्य होता है, तो वहां पे पूछा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो वहां पे जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, आपको मालूम है कि फाई ई बराबर जो होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप बताइए कि इसी बंद पृष्ठ के केंद्र पर जो आवेश का वैल्यू होता है जीरो होता है, तो अगर इस फार्मूले पे अगर हम क्यू का वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा फाई ई बराबर, अगर यहाँ पे मैं जीरो रख दूं तो जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर भी कितना होगा, जीरो ही होगा। तो इतना बात याद रखिए कि यहाँ पे बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान भी कितना होगा, शून्य होगा। क्लियर है। चार ऑप्शन दिया होगा उसमें पक्का एक शून्य दिया होगा, देखते हैं। तो इस वाले पृष्ठ पे यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, चारों ऑप्शन में से कौन सा शून्य आपको दिखाई दे रहा है, देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक को समझते चलिए, आंसर अपने आप आता चला जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे आंसर रट्टा मारोगे तो गलत हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक मैं एक पेज ले लेता हूं, आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखिए पेज हमने ले लिया, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा है। अभी हमने एक फार्मूला देखा कि फाई बराबर फार्मूला होता है ई ए, क्या होता है ई ए। ई क्या होता है मेरे प्यारों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए आपको मालूम है क्षेत्रफल होता है। ये चीज तो आप लोग पढ़े हो भाई, अपना जानते हो, ये फार्मूला आपने जानते हैं। चलिए अब यहां से ई बराबर एक फार्मूला होता है कि ई बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों एफ बटे के क्यू। ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए आपको। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे के क्यू। अब ध्यान से एक चीज समझना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये फाई है, मैंने फाई लिख दिया, तो फाई बराबर ई की जगह हम एफ बटे क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ बटे के क्यू, और इंटू में क्या बच गया, यहाँ पे ए बच गया, इंटू में ए बच गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर, अब मेरे प्यारों जो एफ, ठीक है, आपको मालूम है कि एफ जो बल होता है, बल का मात्रा क्या होता है मेरे प्यारों जो न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है। आपको एक चीज मालूम होगा कि एक फार्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं तभी समझ में आएगा आप लोगों को, कि V बराबर फार्मूला होता है W अपान के Q। ये फार्मूला आपको याद है, V बराबर W अपान के Q। और यहीं से अगर हम W की बात करें तो W बराबर एक फार्मूला होता है F इंटू एस, मतलब बल गुणे विस्थापन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इस फार्मूले को। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं कि F है तो F बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। इंटू है तो प्रति लगा दो। क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, तो आप लिख दो मीटर स्क्वायर, और बटे में क्यू है मतलब आवेश का मात्रक, कूलाम होता है, तो आप यहाँ पे सी लगा दो। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को ये दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन में होता है लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एकमात्र तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। जब ऑप्शन आप खोजोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब क्या करोगे, अब इसके लिए मुझे फिर चेंज करके एक अलग सा मात्रक बनाना पड़ेगा। कैसे, इसी में समझिए। आप देखिए करोगे क्या, तो ये देखो फाई बराबर क्या है, ये आपका न्यूटन है तो न्यूटन, और इसके बाद देखो मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दो मीटर इंटू मीटर, और बटे में कुलाम है तो आप यहाँ पे कुलाम लिख दो। अब यहाँ से ध्यान से समझना आप एक चीज। अब देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ का मात्रक न्यूटन, एस मतलब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और क्यू का मात्रक होता है यहाँ पे कुलाम। तो इतना चीज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज ये किसका हो गया, वी का हो गया। ठीक है, किसका हो गया, वी का वैल्यू हो गया, विभव का। तो आप कहोगे कि फाई बराबर इतना वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, वी मतलब वीवे, विभव, विभव मतलब होता है वोल्ट, और यहाँ पे गुणा लगाया तो आप यहाँ पे गुणा लगा दो, एम मतलब होता है मीटर। ठीक है, तो आपका बच गया क्या, कि वोल्ट मीटर। आपका फाइनल आंसर क्या आया, वोल्ट मीटर। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। अब जाके आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ तो फार्मूला कहां से बना है। ठीक है, तो मात्रक आप लोगों का तो यही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और मात्रक ये भी होता है वोल्ट मीटर। तो दोनों में से कोई भी दे सकता है। देखिए इसमें ये वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया, तो बहुत सारे लोग रट्टा मारे होंगे तो ये वाला कहेंगे कि इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तब जाके आपको इसको जनरेट करोगे इस तरह। तो फार्मूला की उत्पत्ति यहां से, मतलब मात्रक की उत्पत्ति यहां से होती है फार्मूले के हिसाब से। अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो वोल्ट मीटर मतलब तब जाके आप सी वाला ऑप्शन क्या करोगे, सही करोगे। और जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हैं। जब तक इसके मेथड को तौर तरीका नहीं जानोगे तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि कमजोर से कमजोर और तेज से तेज विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि किसी को ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, सारे लोगों को समझ में आए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। चलिए मेरे प्यारों बच्चों, 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 25 प्रश्न तैयार कर लेते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल पूरा का पूरा करके आने वाले हो। क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों बच्चों। देखिए इसको भी बिना फॉर्मूले के आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। देखिए फॉर्मूला होता है किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारों बच्चों कि पीई कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब यहां से ध्यान से आप देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है। बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री में घुमाते हैं तो किया गया कार्य बताइए। देखिए सिंपल क्या है। अब यहां से आप करोगे क्या, डब्ल्यू बराबर पीई कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू देखिए दे रखा है। थीटा कितना, 90 अंश, 90 अंश घुमा रहा है, तो कॉस 90 अंश रख दो, सिंपल कोष्टक बंद हो गया। यहां से आप डब्ल्यू बराबर क्या निकालोगे, पीई कोष्टक में 1 माइनस कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से हो जाएगा आपका डब्ल्यू बराबर पीई और गुणे 1 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर पीई का गुणा 1 में करोगे तो पीई ही आने वाला है। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, पी इंटू ई। बस बात खत्म। देखिए ऑप्शन में दिया है डब्ल्यू बराबर पीई, तो देखिए पीई दे रखा है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर पीई। तो इतना देखिए लॉजिकल क्वेश्चन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है 2 गुना कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, लिख के ले लो, गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। अब बहुत सिंपल इसका मैं तरीका, एक सूत्र बताता हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उससे आप बिल्कुल 2 मिनट के अंदर इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। देखिए फार्मूला याद कर लो पहले। फार्मूला यह है कि जब भी आपसे नया प्रतिरोध पूछे, क्या पूछे, जब भी आपसे नया प्रतिरोध पूछे तो आप करोगे क्या, तो नया प्रतिरोध जब भी आपसे पूछे तो नया प्रतिरोध बराबर होता है गुना का स्क्वायर। जितना गुना बोले उसका कर दो आप सिंपल स्क्वायर,
और गुणे में होता है पुराना प्रतिरोध। जो पुराना प्रतिरोध दिया है उसका आप गुणा कर दो। अगर यह फार्मूला मालूम है तो इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत कम समय में करके चले आओगे। यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, नया प्रतिरोध पूछा हमसे। नया प्रतिरोध को आर डैश मान लेते हैं। बोला है कि 50 ओम, ये पुराना प्रतिरोध है, 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए। तो गुना कितना कर रहा है, 2 गुना, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर कर दो, गुणे पुराना प्रतिरोध कितना मेरे प्यारे बच्चों, 50 है। अब यहाँ से आर डैश के वैल्यू निकालो, नया प्रतिरोध, तो आर डैश बराबर क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और गुणे में ये हो गया 50। अब यहाँ से आर डैश मतलब नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20, तो 200। अब भाई यहाँ पे प्रतिरोध है तो मात्रा क्या होगा, ओम। तो नया प्रतिरोध जो है वो हो गया 200 ओम। बात खत्म। देखिए दिया है, बिल्कुल देगा, 100% देगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लो मेरे प्यारे बच्चों। इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, यह है कि यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा धारा मापी का प्रतिरोध आर हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, डिटेल में आपको समझना है। एक पेज ले लेता हूं मैं, इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बोला क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा। अब यहां से चित्र के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं चित्र बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे बना रहा हूं वैसे चित्र आपको भी बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए डिटेल में आप लोगों को मैं समझाता हूं इन चीजों को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में चीज होती क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऐसे आप लोगों को हवा हवाई में नहीं पढ़ना है, पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो कि एक बार पढ़ लेता हूं कभी भूलोगे नहीं। आप देखो ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस चार्ज। आप देखिए बोला क्या है यहाँ पे कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध आर हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों की कुल प्रतिरोध कितना होगा। चलिए मैं नामकरण कर लेता हूँ, पहले नाम रख लेता हूँ। इसका नाम पी रख लेता हूँ, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर और इसका नाम एस रख लेता हूँ। और सभी प्रतिरोध क्या है, आर आर है। ये प्रतिरोध भी आर है, ये भी प्रतिरोध आर है, ये भी प्रतिरोध आर है, ये भी आर है, क्योंकि बोला है कि धारामापी का प्रतिरोध आर हो, सबका प्रतिरोध आर है। तो बोला है कि तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध, तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच पी और आर, पी और आर के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है कि पी और आर के बीच तुल्य प्रतिरोध। क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में कि पी और आर के बीच पूछ रहा है आपसे तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मेन प्रश्न यह है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है कि पी और आर के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे आप निकालोगे। एक चीज आप नोटिस करो, तो पी क्यू और क्यू आर, ध्यान से देखो पी क्यू और क्यू आर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। इसी तरह पी एस और एस आर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो पहले इसको और इसको दोनों श्रेणी क्रम को जोड़ दोगे तो एफ समांतर क्रम बन जाएगा, फिर समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दोगे, हो जाएगा। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग पी क्यू यहां लिखेंगे कि पी क्यू और क्यू आर ये दोनों किस क्रम में है मेरे प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में है। ध्यान से समझने का प्रयास करना कि श्रेणी क्रम में है। अब आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें आर डैश बराबर, तो श्रेणी क्रम क्या कहता है कि दो प्रतिरोध है उसको जोड़ो। तो यहां से पी क्यू का प्रतिरोध क्या है, आर, और प्लस क्यू आर का प्रतिरोध क्या है, आर। जब इसको जोड़ोगे तो यहां से आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, आर आर मिलकर हो जाएगा 2R। तो यहां से आपको देखने को मिला तुल्य प्रतिरोध 2R। इसी तरह नीचे वाला हल करेंगे हम लोग कि पी एस क्या है, पी एस और एस आर। तो पी एस और एस आर ये दोनों भी किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इनका भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डैश डैश बराबर, क्योंकि आर डैश हमने इसको मान लिया तो इसको आर डैश डैश मान लेते हैं। तो आर डैश डैश बराबर क्या होगा, फिर वही इसका दिया है आर और उसका भी वैल्यू दिया है आर।
तो ये भी जब इसको हल करोगे तो ये भी आ जाएगा 2R। तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 2R आ गया। अब ध्यान से आप एक चीज नोटिस करना कि इन दोनों को हल किया तो 2R आ गया, इन दोनों को हल किया तो 2R आ गया। अब नया आपको डायग्राम इस तरह देखने को बनेगा कि इन दोनों को हल किया तो ये 2R, इन दोनों को हल किया तो ये 2R। अब नया आपको डायग्राम ये देखने को मिला होगा, इसको हल किया तो 2R, इसको हल किया तो 2R, और ये बिंदु आपका P है और ये बिंदु आपका Q है। ठीक है, अब यहां से अब इस चित्र के माध्यम से देखिए कि दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो अब इनका हम लोग निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि P और Q के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि आर डैश मान लिया है, इसको आर डैश मान लिया, इसको आर डैश ट्रिपल डैश मान लेता हूं, तो 1/ट्रिपल r डैश बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/r डैश प्लस 1/r डैश डैश। क्योंकि इसको हमने आर डैश माना है, इसको मैंने आर डैश माना है, तो हो जाएगा आपका 1/ट्रिपल r डैश बराबर 1/r डैश कितना है 2r, प्लस इसका भी वैल्यू कितना है 2r ही है। अब इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/ट्रिपल r डैश बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 2r का 2r हो जाएगा, 2r से 2r कैंसिल ऊपर 1, ये भी 2r से 2r कैंसिल ऊपर बच गया 1। ठीक है, अब यहाँ में जगह में हल कर देता हूं यहाँ। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/ट्रिपल r डैश बराबर 1 मिलकर हो जाएगा 2/2r। अब यहां से ध्यान से देखिए तो ये 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या बच गया 1। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि 1/r ट्रिपल डैश बराबर 1/r देखने को मिला। हमें वैल्यू क्या चाहिए r ट्रिपल डैश तुल्य प्रतिरोध फाइनल। तो r ट्रिपल डैश को हम जब ऊपर करेंगे तो ये भी r कहां चला जाएगा ऊपर। अब देखिए आंसर क्या आ गया, सिर्फ r आ गया। आंसर क्या आ गया, सिर्फ r। अब बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना भयंकर पूछा है, समझ लीजिए जब तक आप इसके लॉजिक को नहीं जानेंगे तब तक आप ऑल्लो पे इसी तरह करते रह जाओगे, आंसर कभी सही नहीं होगा। तो r देखिए दिया है, तो इसके ऑप्शन को चेक करेंगे तब ना मालूम चलेगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस वाले पेज को हटाता हूं, अब ये वाला पेज लाता हूं। देखिए आर का मतलब पहला वाला ऑप्शन। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता था कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा, आर सही होगा, लेकिन आपको कभी समझ में आता कि आर आखिर में कहां से आया है। तो मेन चीज होता है कि आर कहां से है उसको डिफाइन करना। अब मैं करके दिखाया हूं आप लोगों को। तो इस तरह कभी भी लाइफ में पूरी जिंदगी बताऊं, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे इस तरह का, जिस तरह मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां मेरे प्यारे बच्चों कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनता है, मैं सब कुछ डिफाइन कर दूंगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेश और ऑप्शन डी द्रव्यमान। अब मेरे प्यारे बच्चों जो बता रहा हूं उसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करो। देखिए यहाँ पे किरचॉफ का नियम पूछा है आपको, ठीक है, क्या पूछा है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहाँ पे किरचॉफ का नियम में बता देता हूं कि किरचॉफ कितने नियम दिए थे। तो किरचॉफ 2 नियम दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ 2 नियम, जिसमें से पहला है प्रथम नियम। ठीक है, उन्होंने पहला नियम क्या दिया वही पूछा है, प्रथम नियम वाला ही पूछा है ना। देखिए प्रथम नियम, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझो, प्रथम नियम को हम बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं, संधि का नियम भी बोला जाता है प्रथम नियम को, इतना याद रखना। संधि के नियम के साथ साथ इसको हम लोग धारा का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा का नियम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो प्रथम नियम को हम संधि का नियम बोलते हैं या धारा का नियम बोलते हैं, इस बात को याद रख लेना। और ये किस संरक्षण पे आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है प्रथम नियम। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह उन्होंने दूसरा नियम भी दिया, यहाँ पे लिख लीजिए उसको भी डिटेल में क्योंकि पूछता है। द्वितीय नियम, यहाँ पे हेडिंग बनाइए और लिखिए द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है, तो द्वितीय नियम को हम बोलते हैं बोल्टता का नियम। क्या बोलते हैं, बोल्टता का नियम बोलते हैं, बोल्टता का नियम। बोल्टता का नियम कहिए या बंद पास का नियम कहिए, बंद पास का नियम कहिए, दोनों नियम एक ही है, दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, बोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। अगर हम बताएं कि यह किस संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा, यहां लिखिए मैं पेन चेंज कर देता हूं,
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पे आधारित है, तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। आवेश का मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको नहीं बता देता कि आवेश पे, लेकिन अगर इतना डिटेल बता दिया तो जब भी आपसे कुछ भी पूछेगा बता देगा प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के। प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, संधि के नियम से या धारा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम या बंदपास के नियम से जाना जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन तैयार हुआ डिटेल में आप लोगों को, समझ लीजिए एक प्रश्न से। तो इस तरह पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। जो प्रश्न नंबर 9, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। देखिए आठवां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है कि यदि आवेशित कण का वेग 4 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग मतलब पथ की त्रिज्या क्या होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आवेशित कण का वेग 4 गुना, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या पूछा है। अब ध्यान से आपको समझना कि मेरे प्यारों जो आवेश के मार्ग की त्रिज्या पूछा है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, तो आर बराबर मेरे प्यारों जो फार्मूला होता है कि एम भी बटे के क्यू बी। यह फार्मूला आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप इस वन को कैसे हल कर पाओगे। तो ये फार्मूला याद कर लो, आर बराबर क्या होता है, एम बी बटे के क्यू बी। अब यहां से अगर हम आर डैश की वैल्यू निकालें कि आर डैश बराबर क्या होगा, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एम गुणे वी। अब देखिए बोला है वेग, जिसे बोलते हैं वी मतलब वेग, वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो 4 गुना मतलब कि 4v, 4 गुना कर दिया। और बटे में क्या हो जाएगा, Q इंटू बी। अब यहाँ बी क्या बोला है कि क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। बी का मान होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो बी दिया है बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, मतलब आधा का मतलब कि बी बटे 2 कर दिया जाए। जो बोला है क्वेश्चन में हमने कर दिया। इसके बाद क्या होगा, आर डैश बराबर, आप ध्यान से देखो तो ये 2 को गुणा, ये 2 भाग में ऊपर जाए तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी के 8, तो हो जाएगा 8 एम वी। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, क्यू, अब बी का गुणा होगा तो क्यू बी हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया। और अभी आपने देखा कि आर बराबर क्या होता है, एम वी बटे के क्यू बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे आर डैश बराबर 8, देखिए एम बी बटे के क्यू बी, इसके जगह पे हम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल आर लिख सकते हैं। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 8 आर। 8 आर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चलिए तो हो जाएगा आपका आर डैश बराबर 8 आर, मतलब 8 गुना हो जाएगा। देखिए दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल देना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। 8 गुना का मतलब देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया 9 प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कि कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। मेरे प्यारे बच्चों चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है, केवल कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर किया जा सकता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिकल नहीं, इसमें सिंपल याद करना है कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 है कि लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। तो लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है। पहला है आवेश का संरक्षण, दूसरा है मेरे प्यारों जो चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, और तीसरा है संवेग का संरक्षण, और चौथा है ऊर्जा का संरक्षण। तो मेरे प्यारों जो ऊर्जा के संरक्षण पे ही आधारित है लेंज का चुंबकीय प्रेरण नियम, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको भी मालूम है कि लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें तो सिंपल याद करना है। आगे देखते हैं। हाँ 12वां प्रश्न में लॉजिक है। क्या है देखिए ध्यान से, 12वां प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। प्रश्न यह पूछा है, प्रश्न नंबर 12, कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं तो L बटे R मात्रक होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, हर साल आपके एग्जाम में देखोगे तो प्रश्न पूछा जाता है। L क्या है, प्रेरकत्व, R क्या है, प्रतिरोध। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है कि L बटे R बराबर क्यू समार, इसका आपको पूछा है यहाँ पे मात्रक।
अब ध्यान से आप ये समझिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि एल, एल का मात्रक, एल मतलब प्रकृत्व जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, अलग अलग आप जानोगे तभी तो मान रखोगे। तो एल का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों ओम सेकेंड। क्या होता है? ओम सेकेंड होता है। लिख लो अच्छे तरीके से, ओम सेकेंड होता है। इसी तरह अगर हम बात करें आर का मात्रक, तो आर का मात्रक तो सबको मालूम है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है? एल बटे आर, कि एल बटे आर का मात्रक बताइए। तो एल का मात्रक अभी आपने देखा कि क्या होता है? ओम सेकेंड। तो एल की जगह आप क्या रखोगे? ओम सेकेंड रखोगे। क्लियर? और बटे में क्या होता है? आर, आर का मात्रक अभी आपने देखा कि ओम होता है, तो यहां पे क्या रखोगे? ओम रखोगे। अब यहां से देखिए ओम से ओम सिंपल कट रहा है, तो ओम से ओम आप सिंपल काट दीजिए। तो एल बटे आर का जो मात्रक आ जाएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा? सेकेंड। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड आ जाएगा। क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल यही आंसर है। देखिए सेकेंड दिया है, जरूर से जरूर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। और सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 12वें का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न नंबर 13वां, प्रश्न नंबर 13वां है कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कालांतर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसको एक या दो तीन बार देख के जाना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। देखिए ध्यान से, तो मेरे प्यारों जो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान से आप समझिए। अनुनाद की स्थिति में आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो एक्स एल जो होता है वो एक्स सी के क्या होता है? बराबर होता है। किस कंडीशन में? जब जेड आर के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो अनुनाद की स्थिति में जो एक्सएल होता है वो एक्स सी के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होता है। तो एक चीज ध्यान से आप देखिए। इसके बाद क्या पूछा है यहाँ पे? एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद। तो आप जानते हैं कि एलसीआर सर्किट के लिए कालांतर का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो एलसीआर सर्किट के लिए कालांतर अगर हम बात करें तो कालांतर के लिए सूत्र आपका बन जाता है कि टेन फाई बराबर, नोट कीजिए, टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में क्या होता है? आर होता है। तो आप मेरे प्यारों को ये बताइए कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं इसको कि टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। अब देखिए एक्स सी जो है एक्सएल के बराबर है, तो एक्स सी की जगह हम एक्सएल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे एक्स सी की जगह हमने एक्सएल लिख दिया और बटे में क्या हो गया? यहाँ पे आर हो गया। अब ध्यान से आप एक चीज देखिए, तो ये हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर एक्सएल में से एक्सएल कैंसिल, तो हो गया जीरो, जीरो बटे क्या हो गया? आर। तो यहां से हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। और टेन फाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कालांतर है। आपको मालूम है क्या है? कालांतर है। यही पूछा था कि कालांतर क्या होगा। तो कालांतर मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा कालांतर। तो शून्य का मतलब मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप में आपको समझाते चल रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रश्न में, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा समझाने की गारंटी मेरी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, कि नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, कि त्वरित आवेश द्वारा, कि आवेशहीन कण द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि जब चुंबकीय क्षेत्र में गति होती है या कोई आवेश त्वरित होता है या घूमता है, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों जनरेट होता है। और जब दोनों कॉम्बिनेशन से तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो एक बात आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। किनके? त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेशों के द्वारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान प्रश्न पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण थीटा डिग्री पर हो, अर्थात दोनों समांतर रखे हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। मेरे प्यारों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि दो समतल दर्पण
एक दूसरे से निश्चित को थीटा डिग्री पर अर्थात दोनों समांतर रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि उनके बीच कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके बीच एंगल 0 अंश का बन रहा है, तो अनंत आपको प्रतिबिंबों की संख्या देखने को मिलेगी। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि जब एक प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है, तो आपतन कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको बताऊं, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए और ये आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताता हूं आपको। प्रश्न आपने नोट कर लिया, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला, हाई स्कूल वाला फार्मूला पढ़े होंगे कि एन बराबर मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है साइन आई बटे के साइन आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। हाई स्कूल में आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। मैं लिख भी देता हूं ताकि बहुत सारे बच्चे नोट करने का प्रयास करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, अब इसी नियम से लगेगा कैसे समझिए। तो n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। आपको मालूम है कि r को क्या कहते हैं, r आपका अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, r को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। और यहां पे आप देखिए साइन आई, साइन आई क्या होता है, आपतन कोण। इसी कोण का मान पूछा है इस क्वेश्चन में कि आपतन कोण का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि उसने बोला है क्वेश्चन में कि जब एक प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। मतलब कि कोण आर जो है वह आई का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये चीज बोल रखा है। अब यहां से ध्यान से एक चीज आपको समझना है। चलिए देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला यह है कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 होता है। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां से बस हमने वैल्यू रखना है। जब यहां पे आपको मालूम है कि एन बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है, तो अभी आपने देखा कि एन बराबर साइन आई, तो साइन आई लिखिए, बटे साइन आर, तो आर का मान क्या है, आई बटे 2, तो आर की जगह आप लिखोगे आई बटे के 2, कोष्टक में आप इसको पैक कर दो। सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। अब एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 साइन आई बटे 2 गुणे कॉस आई बटे 2, और बटे में क्या है आपका साइन आई बटे 2। क्लियर, समझ में आ गया। साइन आई, साइन थीटा को मैंने साइन आई मान लिया, तो साइन आई का जो फार्मूला है उसी फार्मूला पे मैंने ऊपर वाला वैल्यू रख दिया और नीचे साइन आई बटे 2 है। क्लियर है। अब यहां से चीज आप देखिए कि साइन आई बाई 2 से साइन आई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहां देखिए एन बराबर क्या बच गया आप लोगों का, 2 कॉस आई बटे 2। ठीक है, यही तो बचा है ऊपर। अब इसके बाद हमें निकालना है आई का वैल्यू, तो अब सिंपल देखिए आई का वैल्यू निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स 1, और ये बटा में हो जाएगा तो एन बटे के 2, बात खत्म। तो आई बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 कॉस इनवर्स एन बटे के 2। क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया है, देखना ही पड़ेगा कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो चलिए इसको साइड करता हूँ, ऑप्शन देखता हूँ कि दिया है कि नहीं। देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए 2 कॉस इनवर्स एन बटे 2, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया सारे बच्चे को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 है कि दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर और आपको दिया है 3 डायोप्टर, यह माइनस है, यहां कर लीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, यह माइनस के 3 डायोप्टर है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो ये हो जाएगा दो लेंस जिनकी क्षमता 5 डायोप्टर तथा माइनस 3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको भी मालूम है कि लेंस की क्षमता P1 का वैल्यू तो दिया है 5 डायोप्टर। ठीक, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों P2 दूसरे लेंस की जो क्षमता दिया वो दिया -3 डायोप्टर। अगर हम टोटल क्षमता की बात करें कि टोटल क्षमता कितनी होगी, तो P बराबर टोटल क्षमता हो जाएगी P1 प्लस P2, दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल क्षमता निकलेगा।
तो यहां से अगर हम P बराबर करें तो P1 का वैल्यू कितना है 5, और बीच में आप प्लस लगा है, अब P2 का वैल्यू -3, तो ये इस प्लस को माइनस कर देगा, तो हो जाएगा 5 - के 3, तो P बराबर 5 में से 3 गया तो 2 डायोप्टर। तो टोटल अगर हम क्षमता की बात करें तो टोटल क्षमता आपका है 2 डायोप्टर मेरे प्यारे बच्चों। टोटल क्षमता कितना है 2 डायोप्टर हो गया। और आपको मालूम है एक फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों कि P बराबर क्या होता है 100 बटे के F। यह फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, P बराबर 100 बटे के F होता है। हमसे पूछा है कि फोकस दूरी, हमसे तो F सब वैल्यू पूछा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F को यहां भेजो P को यहां भेजो, तो F बराबर हो जाएगा 100 बटे के P हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए तो F बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे के P का वैल्यू टोटल कितना है 2 डायोप्टर आया है, तो 2 से कटा दीजिए तो F बराबर 50। अब फोकस दूरी है तो सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर दूरी जो है इसका फोकस दूरी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दिया है, जरूर से जरूर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। 50 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर है? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको 18वां प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 18 है कि एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों 60-60 डिग्री के हों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिज्म कोण जो है, प्रिज्म कोण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो प्रिज्म कोण तो 60 अंश दे दिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोल दिया तो समबाहु त्रिभुज 60 अंश का होता है, मतलब प्रिज्म कोण 60 अंश का होगा। एक चीज तो हमको मालूम हो गया, एक चीज तो हमको यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारों क्लियर। आपतन कोण पूछा है कि आपतन कोण जो है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, तो आपतन कोण आई जो है वो 4/5 है प्रिज्म कोण का, मतलब 60 अंश का, तो काट दो, 12 से काट दो, और आई बराबर 12 चौक 48, तो आई बराबर 48 डिग्री आ गया, ये भी कंफर्म हो गया। आपतन कोण का मान 48 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल्टा एम आप सूत्र देखे होंगे, डेल्टा एम इस तरह बनता है, डेल्टा एम सिग्मा एम भी उसको कहते हैं। डेल्टा एम बराबर फार्मूला आपको मालूम है कि फार्मूला क्या होता है 2i - a। अब आपको होगा कि 2i - a कहां से आ गया, तो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों आई बराबर होता है सिग्मा एम प्लस ए बटे 2, यहीं से तो आया है। सिग्मा एम बराबर क्या हो जाएगा ए, ये जब गुणा होगा तो 2i, प्लस इधर हो जाएगा तो माइनस में होगा, यही तो फार्मूला बनेगा, इससे इससे तो यही फार्मूला बनेगा। अब देखिए यह डेल्टा एम जो है वो न्यूनतम विचलन कोण है, और यही पूछा हमसे कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 2 × आई का वैल्यू 48 अंश माइनस ए, मतलब प्रिज्म कोण 60 अंश दिया है, तो यहां से आप देखो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 48 दूनी के 96 माइनस 60 अंश, और 96 में से 60 अंश घटा दोगे तो 36 अंश आपको देखने को मिलेगा। ये 360 नहीं है 36 अंश है, चलो सही से लिख देता हूं 36 अंश ऐसे, तो 36 अंश मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। दिया है क्या, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को प्रश्न नंबर 18, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है, किस रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। इसमें भी कुछ चीजें मैं बता देता हूं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सके आपके। देखिए अगर विचलन पूछे आपसे, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, विचलन अगर आपसे पूछे तो विचलन में दो चीज पूछेगा, या तो आपसे अधिकतम पूछ ले कि अधिकतम विचलन किस रंग का होगा, या तो आपसे पूछ ले न्यूनतम किस रंग का होगा। ठीक है, तो न्यूनतम या अधिकतम पूछता है विचलन से, तो अधिकतम पूछ दे तो आप बैगनी रंग मार के आना है। क्या मारोगे, बैगनी रंग का मार के आना ऑप्शन। और न्यूनतम कम पूछे तो लाल रंग का, क्या लिखोगे, लाल रंग का लिखोगे विचलन। मेरे प्यारों जो विचलन छुड़ा के अगर आपसे ये पूछ ले, तरंग दैर्घ्य पूछ ले, यहां से क्वेश्चन चेंज कर देगा। विचलन ना देके आपसे अगर तरंग दैर्घ्य पूछ ले तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाता है। तो तरंग दैर्घ्य देके भी दो टॉपिक आपसे पूछता है, या तो आपसे अधिकतम पूछ ले या तो आपसे न्यूनतम पूछ ले। तो अधिकतम किस रंग के लिए पूछता है, और एक प्रश्न आपको यहां से बनता है कि न्यूनतम किस रंग के लिए होता है। बस जस्ट उल्टा हो जाता है, विचलन का जस्ट तरंग दैर्घ्य उल्टा होता है। अधिकतम किस रंग का हो जाएगा, अब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगा।
लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होता है बैगनी रंग का होगा। तो यहां से 4 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, तैयार हो गए। तो क्लियर है ना। विचलन पूछे तो विचलन अधिकतम बैगनी रंग का, न्यूनतम लाल रंग का। तरंग दैर्ध्य पूछे तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम लाल रंग का होता है, न्यूनतम बैगनी रंग का। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। यहाँ विचलन की बात पूछा है, विचलन अधिकतम होता है तो विचलन अधिकतम बैगनी रंग का होता है। ढूंढेंगे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आ रहा होगा तो। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए। बोला कि यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है कि अगर यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। अब यहां से दिया है आपको अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुनी हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों की आधी हो जाएगा। अब मैं एक पेज लेता हूं, इसके बाद आपको समझाता हूं। पेज मैंने ले लिया, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है ना, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे, लेमडा बराबर फार्मूला आपको मालूम होगा एच अपान के क्या होता है, पी होता है। ठीक है, एच अपान के पी होता है। अब यहां पे बोला है कि कण का संवेग दुगना कर दिया जाए, मतलब पी का वैल्यू जो है वो दुगना कर दिया जाए, मतलब 2p कर दिया जाए। तो बताइए कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में क्या चेंजेस होंगे। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला था कि लेमडा बराबर क्या होता है एच, पी की जगह हम लोग लिखेंगे 2p। क्या लिखेंगे, 2p। यहां से देखिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे एच इंटू पी, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर लेमडा बराबर 1/2 इंटू एच पी, तो एच बटे पी लेमडा के बराबर होते हैं, लेमडा लिख दो। तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका लेमडा बटे के 2, मतलब क्या हो जाएगा, लेमडा का आधा हो जाएगा। और लेमडा को हम किससे डिनोट करते हैं, मेरे पास जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, मतलब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो आधा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब लो भाई, इतना ज्यादा सिंपल है, इतना डिटेल में बता दिया आप लोगों को। तो यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी तो आधी हो जाएगी, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना आसान मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21वां मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से आपको समझना है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होगा। ठीक है, अंतर पूछा है, आप ध्यान समझिए। हाइड्रोजन परमाणु की 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर पूछा है। तो कोणीय संवेग का सूत्र आप लोग जानते हो कि H बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई होता है। H बराबर 2 पाई होता है। इसको आप डिटेल में लिखो तो ऐसे लिखा जाता है कि N गुणे H बटे 2 पाई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों चूंकि हम जानते हैं N बराबर अगर एक मान हम रख दें तो यह फॉर्मूला सेम आप लोगों का बन जाएगा। कोणीय संवेग का अंतर पूछा है, मतलब mvr बराबर हो जाएगा H बटे 2 पाई। ठीक है, H बटे 2 पाई बन जाएगा। तो H बटे 2 पाई कहीं दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी वाला। तो हाइड्रोजन परमाणु की 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों H बटे 2 पाई। ठीक है, mvr बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण मूल कण नहीं है। ठीक है, कौन सा कण मूल कण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन, मेसान, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। मालूम है आपको कि प्रोटॉन, मेसान, न्यूट्रॉन ये सभी मूल कण होते हैं। अल्फा कण जो है मूल कण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह हीलियम का नाभिक होता है। तो हीलियम का नाभिक अल्फा कण होता है, इसलिए मूल कण के अंतर्गत नहीं आएगा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को सारे क्वेश्चन। चलिए फटाफट लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23वां क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो जो सूर्य का विकिरण ऊर्जा उसका क्या स्रोत है, नाभिकीय विखंडन, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, की साइक्लोट्रॉन, की नाभिकीय संलयन। मेरे प्यारे बच्चों आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि नाभिकीय संलयन के कारण ही उसमें सूर्य में ऊर्जा जनरेट होता है। कैसे होता है, तो अल्फा कण आपको मालूम है, अरे अल्फा कण कह रहे हैं कि जो हल्के हल्के नाभिक हाइड्रोजन होते हैं, तो हल्के हल्के छोटे छोटे नाभिक के हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों जुड़कर एक भारी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा जनरेट होता है। तो नाभिकीय संलयन जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। नाभिकीय विखंडन तो वो परमाणु बम में होता है,
समझ में आ गया ना, नाभिकीय संलयन से सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बात कर लेते हैं, 24वां प्रश्न क्या है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा कोटरों की संख्या कम, कि कोटरों की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। मेरे प्यारों बच्चों, एक चीज इसमें समझाना है आप लोगों को, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे आप। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक पूछ रहा है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक आपको पी टाइप पूछता है, ध्यान सुना जो पूछा है। पी टाइप एक होता है अर्धचालक, एक होता है एन टाइप अर्धचालक होता है। दो टाइप के अर्धचालक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पी टाइप में बहुसंख्यक जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों कोटर। बहुसंख्यक क्या होता है, कोटर होता है। इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एन टाइप होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बहुसंख्यक, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, अधिक होती है। तो एक चीज याद रखना कि पी टाइप में कोटरों की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, कोटरों की संख्या कम होती है। बस इतना ही आपको याद करना है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप डी वाला करोगे, क्योंकि कोटरों की संख्या तो अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अगर यही एन टाइप पूछ देता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक और कोटरों की संख्या कम हो जाता। तो दोनों प्रश्न बता दिया, चाहे वो आपसे पी टाइप का पूछ ले चाहे एन टाइप का पूछ ले। हालांकि पी टाइप पूछा है तो ये वाला होगा, एन टाइप पूछता है तो सी वाला ऑप्शन होता। सब कुछ डिटेल में बताता चल रहा हूं। आज का लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, कि पी प्रकार अर्धचालक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पी प्रकार अर्धचालक होते हैं धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन के धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी। आपको बता दूं कि पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे एन प्रकार का अर्धचालक पूछ दे तो एन प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो दो ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे, या तो पी प्रकार का अर्धचालक पूछे धनावेशित, या एन प्रकार का अर्धचालक पूछे तो उदासीन होता है। मेरे देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। पहला क्या है कि न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, चौथा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। जब तक मैं पढ़ रहा हूं चारों ऑप्शन, तब तक दिमाग लगा दीजिए कि कौन सा सही है। कमेंट एक प्यारा सा आप दे दीजिए कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है या ऑप्शन डी या डी, जो भी सही है चार ऑप्शन में से। जब आप ऑप्शन दोगे मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ बच्चे की तैयारी कैसी हो रही है। गलत ही दीजिए लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्योंकि क्या होता है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो जितने बच्चों ने अगर सी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका सही है, और नहीं किए होंगे तो उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। फिर एक नंबर आप लोगों का बिल्कुल छूट जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, उसको आप तैयार कर लोगे तो बहुविकल्पी वाला आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा, अब पीडीएफ आपको फ्री में मिल ही रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी जूल प्रति न्यूटन, ऑप्शन सी कूलाम प्रति न्यूटन। दिमाग लगाते रहिए कौन सा सही है। ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलाम। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला क्या कहता है कि ई बराबर एफ बटे क्या होता है, क्यू। अब एफ क्या है, बल। तो बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम कहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो न्यूटन प्रति कूलाम मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने डी किया होगा बिल्कुल आंसर सही है। तो इतना आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। नहीं याद है तो फार्मूला है आपके पास, फार्मूला से आप इसको बना लीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? मैं आपको समय दे रहा हूं कि जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, अन्यथा मैं आंसर तो बताऊंगा ही। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो जितने बच्चों ने सी किया होगा बिल्कुल उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न चौथा देखिए क्या है। चौथा प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? ऑप्शन है 2 × 10⁻⁻18,
ऑप्शन बी 1.5 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ऑप्शन सी 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 और ऑप्शन डी 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, क्या, तो जूल होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा जूल। 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 जूल होता है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए चौथा प्रश्न, जितने बच्चों ने सी दिया होगा उनका 1 नंबर यहां से क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए मेरे प्यारों, जो 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक है। ये आपके एग्जाम में मैं कह रहा हूं ना, 25 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो बहुविकल्पीय एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, इस बात की गारंटी मेरा। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या है, प्रश्न में 5वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी जूल कूलाम, ऑप्शन सी कूलाम जूल और ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप बताइए। आपको भी मालूम है कि विद्युत विभव मतलब वी, तो वी बराबर क्या होता है, W बटे के क्यू। W क्या है, कार्य, क्यू क्या है, आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है, आपको मालूम है कि कार्य का मात्रक तो जूल होता है, और आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पे आपको जूल प्रति कूलाम कहीं दिख रहा है, जरूर से दिखा, कहीं दिखा जूल प्रति कूलाम, पहला वाला ऑप्शन ही तो दिख रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो नहीं भी आ रहा है तो मेरे पास फार्मूलेज हैं, फार्मूलेज में बनाना सिखा रहा हूं आप लोगों को, ताकि 1 नंबर आप लोगों का छूटे नहीं एग्जाम में। आगे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है, संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरावैद्युत पदार्थ है। तो संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरावैद्युत पदार्थ इन चारों ऑप्शन में से कौन है, मोम है कि कागज है कि अब्रक है कि ये सभी, बताइए जल्दी से। तो देखिए अगर हम बात करें संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला अगर पैरावैद्युत पदार्थ, तीनों प्रयोग किया जाता है, मोम का भी प्रयोग किया जाता है, कागज का भी और अब्रक का भी। इसलिए जो ऑप्शन आप क्लिक करके आओगे तो ऑप्शन नंबर डी लिख के आओगे, डी वाला, मतलब ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। 7वां प्रश्न क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी एम्पियर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ऑप्शन ए ओम मीटर होगा, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक भी प्रश्न मिस मत करना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक भी प्रश्न। इसके बाद एग्जाम में देखिए कितना बेहतर अंक आने वाला है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी आर बटे 2, ऑप्शन सी 4R और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब भी एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध, जब भी नया प्रतिरोध अगर पूछे आपसे, मान लीजिए आर डैश नया प्रतिरोध है, तो जब भी नया प्रतिरोध पूछे तो आर डैश बराबर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या होता है, पुराना प्रतिरोध। अब पुराना प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, पुराना प्रतिरोध मतलब आर। तो यहाँ पे नया प्रतिरोध पूछा है ना, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन। तो कितना गुना कर रहा है, 2 गुना, तो एन की जगह हम लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध मतलब आर। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4R। मतलब कि यहाँ पे पुराना जो नया प्रतिरोध बनेगा, नया प्रतिरोध कितना आ गया, 4R, मतलब कि उसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दिया जाए, 5 गुनी, 10 गुनी कर दी जाए नया प्रतिरोध, तो आर डैश बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, ये फार्मूला लगाओगे, आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा सिंपल दे दिया, बहुत ही ज्यादा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा घनत्व का कि प्रतिरोधकता का। तो सबको मालूम है कि किलोवाट घंटा है तो विद्युत ऊर्जा का ही होगा, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ए। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा है किरचॉफ का प्रथम नियम। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब दिमाग लगाइए, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो यहाँ पे किरचॉफ का 2 नियम दिए थे। पहला आवेश संरक्षण का नियम, पहला किस पे था, आवेश संरक्षण का नियम, पहला वाला ही पूछा है। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है
तो आवेश संरक्षण के नियम पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। वहीं अगर हम किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आधारित था ऊर्जा संरक्षण पे उनका, और ऊर्जा संरक्षण में जो नियम था उनको हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम या लूप का नियम, जो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। लेकिन यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा है तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर यहाँ पे द्वितीय नियम पूछा, दूसरा नियम, तो ऊर्जा संरक्षण हो जाता है। तो मैं सब कुछ डिटेल में बताता चल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में कोई घुमा भी दे प्रश्न है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, उसका आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन रहेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी वेबर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक यहाँ पूछा है तो हो जाएगा आप लोगों का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितने बच्चे ने बी किया है 1 नंबर यहां से उन लोगों का बिल्कुल फिक्स है इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से डिनोट करते हैं, समांतर चाल वी से गतिशील आवेश क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। ट्रिक बताता हूं, इसका समझ लो। जब भी आप लोगों का इस तरह क्वेश्चन दे दे और पूछे समांतर चाल से गतिशील आवेश पर, समांतर चाल से गतिशील आवेश पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल अगर आपसे पूछे और यहाँ पे लिखा है समांतर चाल, चाल कैसी होनी चाहिए, समांतर, तो समझ लीजिए कि उस पर जो लगने वाला बल होगा चुंबकीय क्षेत्र पे वो हमेशा शून्य होगा। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, क्या होगा, हमेशा शून्य। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के कहां पे लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ मतलब इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसा होगा, परवलयाकार होगा कि दीर्घवृत्ताकार होगा कि सरल रेखीय होगा कि वृत्ताकार होगा। तो उसका जो रास्ता होगा वो वृत्ताकार होगा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 14 है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक इन चार ऑप्शन में से कौन है, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, एम्पियर मीटर की ये सभी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक ये तीनों होते हैं, टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। इसलिए किस पे आप क्लिक करोगे, डी वाले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूरे किताब का बता रहा हूं, पूरे फिजिक्स का। अब समझ लीजिए कि पूरे फिजिक्स का बस मात्र मैंने 25 क्वेश्चन लिया है। अब आप समझ सकते हो कि 25 क्वेश्चन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। समझ लीजिए पूरे किताब का 25 क्वेश्चन है, मैंने रखता है, आप फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ से चीजों को समझ लीजिए, वहां से चीजों को डाउनलोड करके लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकलवा के आराम से उन्हीं चीजों की रिवीजन करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज के नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण कि यहाँ पे आवेश संरक्षण कि संवेग संरक्षण कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पे लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस नियम पे आधारित है, तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक ओम होता है कि टेस्ला होता है कि हेनरी कि वेबर। तो अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। सी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है, क्या ही इंपॉर्टेंट किस पे लिखूं, क्योंकि 25 प्रश्न जो है वो सब पे आप इंपॉर्टेंट ही लिख लेना, क्योंकि उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पूरे किताब को 25 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। आगे देखिए 17वां, तो समझिए कि इस पे आप लोग ज्यादा फोकस करना है। 17वां प्रश्न क्या है कि 1/करड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी फैराडे और ऑप्शन डी जो है वो मीटर प्रति सेकेंड है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि 1/करड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये जो होता है 1/करनी में, मैं ट्रिक बताता हूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो बराबर होता है वो सी के बराबर होता है। अब सी क्या है, प्रकाश की चाल। किसके बराबर होता है, सी के। अब प्रकाश की चाल आपको मालूम है कि किसमें नापते हैं, तो प्रकाश की चाल नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो आराम से आप कह दोगे कि डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, कितना सिंपल है, प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ही नापोगे।
चलिए डी वाला ऑप्शन हो गया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति, यहाँ पे किसकी बात किया है? आवृत्ति की बात की, तरंग दैर्घ्य नहीं, आवृत्ति की बात किया है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। पराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, कि दृश्य तरंगे, कि रेडियो तरंगे। तो मैं बता दूं गामा तरंगे। गामा तरंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, पूरा 2500 को 2500 प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए उसी लॉजिक पे है 19वां प्रश्न है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर यहाँ पे दे दिया है -1/2 का मान। अब इसका मान पूछा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा कि ये किसके बराबर होता है? सी के प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कि 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड, कि ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए, तो प्रकाश की चाल तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बस बात यही है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सब कुछ लॉजिकल, मेरे प्यार रटवा नहीं रहा हूँ, लॉजिक से इन प्रश्नों को याद भी करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस 25 से बाहर नहीं आने वाले एग्जाम में। तो इसलिए इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यही 25 प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो जाए, कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो इन्हीं में से आए और सारे सारे क्वेश्चन सही करके आओ। समझ में आ गया आप लोगों को 19 प्रश्न? चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारों बच्चों 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य जो है वो न्यूनतम पूछा है। यक्स किरणें की, बीटा किरणें की, कि गामा किरणें की, कि नॉट। तो किस विकिरण की यहाँ पे अब तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति नहीं, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य पूछा है कि तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब सबसे कम होती है। तो यहाँ पे गामा किरणें की, किनकी? गामा किरणें की। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21। देखिए क्या है कि कोई प्रकाश वायु में प्रवेश करता है, मतलब वायु से किस में प्रवेश करता है? जल में। तो कोई प्रकाश वायु से अगर जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित मतलब कि क्या नहीं बदलेगा? वेग नहीं बदलेगा, कि आयाम नहीं बदलेगा, कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा, कि आवृत्ति। मेरे प्यारे बच्चों, भले प्रकाश वायु से आपको जल में चले जाए, सब कुछ बदल सकता है, आवृत्ति जो है वो बदलती नहीं है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति जो है वो बदलता नहीं, वो फिक्स रहता है। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है कि फोटान की ऊर्जा का सूत्र है। तो ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा सिंपल है, फोटान का सूत्र आपको मालूम है, ठीक है। तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र पूछा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आप लोगों का Hc/λ। क्या हो जाएगा? Hc/λ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि E बराबर H न्यू, ये होता है E बराबर H न्यू। अब हम करेंगे क्या कि E बराबर H न्यू को हम लोग लिख देंगे C/λ। तो हो जाएगा E बराबर Hc/λ। हर चीज का सलूशन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं रटवा नहीं रहा हूं, आप लोगों को कंसेप्ट सिखा रहा हूं, और उन्हीं कंसेप्टों से सारे प्रश्नों को करके चले जाओगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों का 23वां प्रश्न। 23वां है कि एक AMU की तुल्य ऊर्जा है। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे परमाणुविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो एक AMU तुल्य ऊर्जा पूछा है, किसके बराबर होता है? यहाँ पे दिया 190 MeV। MeV मतलब होता है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 190 MeV, कि 139 MeV, कि 913 MeV, कि 931 MeV। बताइए एक MeU की तुल्य ऊर्जा होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन डी 931 MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से पढ़िए, 25 प्रश्न तैयार है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी समस्या आप लोगों को होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, 24 क्या कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होती है। क्या होती है? कि केवल कोटर, कि केवल इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन व कोटर, कि एन इलेक्ट्रॉन, एन नहीं है, यह न है, एन नहीं, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होती जो है वो जगह ऑप्शन डी, न तो इलेक्ट्रॉन और न तो कोटर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर इस प्रश्न को पढ़ के याद करके जाइएगा। न इलेक्ट्रॉन न कोटर होता है। क्लियर है?
लास्ट प्रश्न है 25वां। ये 25वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को, कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ है क्या? फास्फोरस है कि एस्टीमनी है कि एल्युमिनियम है कि नाइट्रोजन है? अब यहां से ध्यान समझिए, पी टाइप का अर्धचालक बनाना है, तो पी टाइप की जब अर्धचालक बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं, कि जिनकी संयोजकता 3 होती है उस वाले तत्वों को मिलाकर पी टाइप वाले यहाँ पे अर्धचालक बनाते हैं हम लोग। ठीक है। अगर वही एन टाइप का बनाना हो तो एन टाइप में होता है 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे। तो यहाँ पे पी टाइप पूछा है, तो पी टाइप के अंदर आ जाएगा आप लोगों का एल्युमिनियम। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम। क्योंकि एल्युमिनियम का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एटॉमिक मास 13। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 8 3। ठीक है। वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 3, तो 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो 3 संयोजकता का मतलब कि पी टाइप बना रहा है, मतलब एल्युमिनियम। वहीं अगर यहाँ पे एन टाइप पूछता तो हम फास्फोरस को ले लेते हैं, क्योंकि फास्फोरस में क्या होता है कि 5 यहाँ पे संयोजकता चाहिए। तो अगर एन टाइप पूछता तो फास्फोरस, लेकिन पी टाइप पूछा है तो एल्युमिनियम, क्योंकि संयोजकता 3 है। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को नहीं? तो मेरे